हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। इस बार ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें टॉप 30 क्वेश्चंस, मतलब जो बहुत अच्छे लेवल के हैं, जो आसानी से हर किसी से नहीं बने, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी क्लास के बाद में। और आप लोगों को मैं बता दूं, 25 तारीख यानी कल आखिरी दिन है साइंस के फाउंडेशन बैच पे विशेष डिस्काउंट पूरे 200 रुपए का। पूरा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, चाहे आप लोग तैयारी कर रहे हो टेक्नीशियन की, चाहे जेई की, चाहे ग्रुप डी की, चाहे एलपी की। एक बैच का से पूरी साइंस कंप्लीट हो जाए, है ना। कूपन कोड है इंडिया 200। 25 फरवरी यानी कल रात्रि 12 बजे तक यह रहेगा। तो प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो। पेड कोर्स में जाओगे निर्माण बैच में, तो यहां पर कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे टिक कर दोगे 200 रुपए का ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बताओ दोस्तों, आप लोगों को यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बोला गया है कि प्लांट यानी पौधों में कौन सा पोषक तत्व मिट्टी द्वारा प्रदान किया जाता है। देखो आपको पता है, जैसे हमारे लिए कैल्शियम जरूरी है ना, फास्फोरस जरूरी है, सोडियम जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है, वैसे ही प्लांट के लिए भी अलग अलग आपके पोषक तत्व जरूरी है। जैसे क्या प्लांट के लिए हाइड्रोजन जरूरी है क्या? बिल्कुल। प्लांट को क्या ऑक्सीजन चाहिए होता है क्या? बिल्कुल। अब ये दोनों किससे मिल जाते हैं? वाटर से, पानी से मिल जाते हैं ये दोनों, ठीक है। अगर बात करें हवा यानी वायु से क्या क्या मिलता है? वायु से ऑक्सीजन भी मिल जाती है, ठीक है। एयर से ऑक्सीजन भी मिल जाती है, कार्बन भी मिल जाती है, ठीक है। अब बात करें इसके अलावा, जैसे बोरोन है, या अगर हम लोग बात करें पोटेशियम है, ये आपको कहां से मिलते हैं? तो प्लांट क्या करते हैं, जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी में कई पोषक तत्व होते हैं, तो इनसे वो प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों जो बोरोन होता है वो भी कहां से मिलता है? सॉइल यानी मिट्टी से मिलते हैं। मिट्टी से दोस्तों अलग अलग न्यूट्रिएंट यानी अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। कुछ होते हैं जो अधिक मात्रा में मिलते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, और कुछ होते हैं जो कम मात्रा में मिलते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये जो बोरोन है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो चाहे बोरोन हो, चाहे कॉपर हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, ये सारे कहां से मिलते हैं? सॉइल यानी मिट्टी से मिलते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। 4 आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं। बेसिकली 4 प्लांट के नाम है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक खरपतवार है यानी वीड है। देखिए दोस्तों, वीड यानी खरपतवार आप लोग किसको बोलते हैं? जैसे जब आप लोग फसल उगाते हैं, खरपतवार, जब हम लोग फसल उगाते हैं तो साथ में कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जो हम लोगों को नहीं चाहिए, अनवांटेड प्लांट्स। जैसे मान लीजिए आप लोग गेहूं की फसल आप लोग उगा रहे हो, साथ में कुछ और उग गया जो हमारे काम का ही नहीं है, तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसे ही बोलते हैं वीड यानी खरपतवार। एनसीईआरटी ने कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्या उसमें साइप्रस रोटंडस है क्या? देखो देखते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे एक तो पार्थेनियम, जिसे आप लोग गाजर घास के नाम से भी जानते हैं। एक दोस्तों साइप्रस रोटंडस, ये भी एक खरपतवार का ही एग्जांपल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका अन्य नाम क्या है, या आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम लोग मोथा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मोथा, मोथा के नाम से भी जानते हैं, MOTHA। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, है ना। मैं साइड में हो जाता हूं, इसका आंसर आप लोग बताएं। दोस्तों अम्ल सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए जो मेटल यानी जो आपके धातु होते हैं, जब आप लोग उसे एसिड यानी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाते हो किसी धातु की, तो आपको मिलता है एक तो सॉल्ट यानी लवण, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों क्या जितनी भी मेटल होगी, क्या सारी रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है क्या? कुछ मेटल होती है जो नहीं देती, जो काफी कम रिएक्टिव होती है। तो यह बोला जा रहा है सभी धातुओं के साथ में नहीं, गलत बात है, गलत है, गलत है, गलत है। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2, सोना और प्लेटिनम भी अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं? नहीं। देखिए कौन सी मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देगी? जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन सा होता है? जिंक, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दोस्तों कॉपर काफी कम रिएक्टिव है।
सिल्वर काफी कम रिएक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, ये गलत बात है। तो दोनों कथन गलत है, कथन ए और बी दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई समस्या है? आ रहा है समझ में? बिल्कुल, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो दोस्तों कल से टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट शुरू कर दे। फाइनल पंच, लास्ट 10 फाइनल पंच बताओ, जिसमें मैं आपको ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा और जो एक्सपेक्टेड है वो भी करेंगे। बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा मेटल ऑक्साइड है ना? जैसे भाई जिंक ऑक्साइड है, या फिर दोस्तों मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, या आप लोगों का मैग्नीज ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड है जिसको केवल आप लोग गर्म करोगे ना? जैसे फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड को केवल गर्म करने से क्या आप लोगों को जिंक मिल जाएगा क्या? बोलो नहीं, आप लोगों को कार्बन का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका अपचयन कराने के लिए, इससे ऑक्सीजन हटाने के लिए। कुछ मेटल काफी कम रिएक्टिव होती है, जैसे मरकरी। तो जब आप लोगों का मरकरी मान लो ऑक्सीजन के साथ में पाया जाता है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कम रिएक्टिव है, मतलब ऑक्सीजन को इतना तेजी से नहीं पकड़ रखा। आप लोग सिंपल गर्म करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा? मरकरी मिल जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जब आप लोग मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट दोगे, गर्म करोगे, आपको मरकरी मिल जाएगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं है? चलो आगे चलते हैं। सर मैं 2026 एलपी एग्जाम दूंगा, मतलब अब आने वाली भर्तियों का दोगे तो मैं साइंस लूँ। बेसिक इंजीनियरिंग सीबीटी 2 में आता है, मेंस में आता है। अगर आप पहली बार तैयारी करो तो ऑब्वियसली पहले सीबीटी 1 की करो ना, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस जी के आता है। और जो बच्चे भी सीबीटी 1 दे चुके उनके लिए है सीबीटी 2। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और मैं आपको बताऊं इस बार ग्रुप डी में कई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए हैं। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब है जो एनसीईआरटी के बाहर है ना? मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। कई क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। एक रेस कार है ना, एक कार है, पहले थी दोस्तों विराम अवस्था में, यानी इसका प्रारंभ में इसका वेग कितना था? 0 था। फिर इसने एक्सेलरेट करा, त्वरण करा, तो बोला जा रहा है जब ये गति कर रहा है तो 5वें सेकंड में 22.5 मीटर की दूरी तय करी। ये नहीं बोल रहा 5 सेकंड में, 5वें सेकंड में। 5वें सेकंड का मतलब क्या है? जैसे मान लो पहले सेकंड में वो यहां पहुंची, 2 सेकंड में यहां पहुंची, 3 सेकंड में यहां पहुंची, 4 सेकंड में यहां पहुंची, 5 सेकंड में यहां पहुंची। 5वें सेकंड का मतलब है जैसे ही चौथा खत्म हुआ उसके बाद में कौन सा शुरू हो जाएगा? 5वां शुरू हो जाएगा। तो आपको पता है एनवें सेकंड में कितनी दूरी तय करी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एनवें सेकंड में कितना, या मैं एन, और देखो जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है तो दूरी बोल दो, विस्थापन बोल दो, बात बराबर है। तो 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय करिए, 5वें सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, उसका फॉर्मूला क्या है? u + a/2 2n-1। बोलो बात सही है नहीं है? तो बताओ 5वें, तो n का मान रखना है 5, और 5वें सेकंड में 22.5 मीटर की दूरी तय करी। दोस्तों 22.5 को क्या मैं 45/2 लिख सकता हूं क्या? 45/2 लिख सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। u प्रारंभ में इसका वेग था 0, त्वरण का मान अभी निकालते हैं, टेंशन मत लीजिए। n का मान है 5, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा। एक्सीलरेशन का मान कितना आ जाएगा? 45/9, यानी क्या 5 आ जाएगा कि, और त्वरण का मात्रक आपको पता है मीटर/सेकंड² होता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको? अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब बात करते हैं 10 सेकंड के अंत में कुल कितनी दूरी तय करी, या कहने का मतलब है टोटल 10 सेकंड तक इसने कितनी दूरी तय कर ली। तो फिर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दो, S = ut + ½ at²। u का मान 0 था तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, त्वरण का मान है 5, समय का मान है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 100/2 हो गया 50, और 50 × 5 हो गया 250। तो क्या करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? एक लड़का भक्ति दुनिया नाम रख रखा है, वो पूछ रहे हैं कहां से हो आप सोनाली जी। अरे बेटा इधर पढ़ लो, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए
10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु है ना दोस्तों, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 10 किलोग्राम। तो यह गति कर रही थी, प्रारंभ में इसका वेग कितना था 3 मीटर पर सेकंड। तो प्रारंभिक वेग को, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, यानी u का मान था 3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? अब दोस्तों जिस दिशा में गति कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या लगा दिया, एक बल लगा दिया, फोर्स लगा दिया। कितना लगा दिया? 30 न्यूटन का बल लगा दिया। कितने समय के लिए? 5 सेकंड के लिए लगा दिया। तो आपको बताना है 5 सेकंड के बाद में इसका वेग कितना हो जाएगा। 5 सेकंड के बाद में इसका वेग क्या हो जाएगा? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 3 से ज्यादा होगा या 3 से कम होगा? अगर आप लोग बल लगाते इसी दिशा में तो वेग बढ़ता, 3 से कुछ बढ़ के कुछ होता, लेकिन आप इधर लगा रहे हो तो 3 से कुछ कम हो जाएगा, है ना। एक बात तो क्लियर है। चलिए अब 3 से कम कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? एक तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो बी और डी तो हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस से हटा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कितना होगा। देखो दोस्तों जब हम लोग किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो कितना त्वरण उत्पन्न होगा? फॉर्मूला लगाओ, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मान दिया गया है 30, द्रव्यमान का मान दिया हुआ है 10 इंटू त्वरण। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 30/10 यानी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और दोस्तों आप लोग मुझे बताओ इसका मान धनात्मक हुई ऋणात्मक? ऋणात्मक लो, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहा है, ये वेग को कम कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन का मान नेगेटिव में आएगा। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो लगाओ फॉर्मूला v बराबर u प्लस AT। तो v फाइनल वेलोसिटी भी निकालते हैं, u का मान कितना था 3 प्लस एक्सेलरेशन का मान कितना है -3। कितने समय में पूछ रहा है? 5 सेकंड। 5 सेकंड के लगाए ना तो कितना हो जाएगा 3 - 15 बराबर -12 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? बेसिकली आप जो बल लगा रहे हो इसकी वजह से अब ये उल्टी दिशा में जा रहा है, वो इस दिशा में जा रहा है। क्लियर है? बोलो यस और नो। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत 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 गजब क्वेश्चन है। कैसे? देखो दोस्तों बोला जा रहा है कि ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये मान लीजिए मून यानी चंद्रमा है। दोनों के बीच की कोई ना कोई दूरी भी होगी, दोनों के बीच की दूरी को मैं r मान लेता हूं। तो इनके बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट यानी किन्हीं भी दो पिंड के बीच में कितना लगता है? उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल G इंटू पहली वाली पिंड का द्रव्यमान, तो अर्थ है तो अर्थ का मास लेना है, मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, गुना दूसरे वाले का द्रव्यमान यानी मास ऑफ मून चंद्रमा का द्रव्यमान, बट्टे दोनों के बीच की जो दूरी है उसका r का स्क्वायर करना है। अब दिक्कत यह है कि ना आपको अर्थ का द्रव्यमान पता, ना आपको चंद्रमा का द्रव्यमान पता, ना आपको यह पता दोनों के बीच की दूरी कितनी है। समझ में आ गई बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब दोस्तों एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि अर्थ का द्रव्यमान कितना होता है। एनसीईआरटी ने बड़े बड़े अक्षरों में यह भी लिखा हुआ है कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो आप लोग बोलोगे कि चलो सर ये वाला मान तो मुझे पता ही है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 है। सर मैं पृथ्वी का द्रव्यमान भी रख दूंगा, चंद्रमा का द्रव्यमान भी रख दूंगा, लेकिन सर मुझे दोनों के बीच की दूरी भी नहीं पता। अब क्या करें? अब क्या करें? देखो तो दोस्तों वैसे मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊं क्या? दो तरीके इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप चंद्रमा का द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान रखो, दोनों के बीच की दूरी कितनी वो रखो और फिर सॉल्व करो। ये काफी लंबा हो जाएगा। एनसीईआरटी ने साफ लिखा हुआ है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कितना आकर्षण बल लगता है, पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान रख रखा है, चंद्रमा का द्रव्यमान रख रखा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है ये भी बता रखी है। दोनों के बीच की दूरी, त्रिज्या नहीं ये, तो ये सॉल्व करके बता रखा है इतना आएगा। तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, कितना? लगभग 2 गुना 10 की पावर 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो अब आगे के लिए आप लोग याद रखना। हालांकि आप लोगों को दोस्तों पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या और चंद्रमा की त्रिज्या दोनों पता है। सर एएलपी आंसर की कब आएगा? अभी समय लगेगा क्योंकि कई बच्चों का एएलपी एग्जाम नहीं हुआ है, रीशेड्यूल हो गया था ना। आगे बात समझ में? कैसा क्वेश्चन है? बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हो ना।
हम शिफ्ट वाइज कर रहे थे, काफी इजी इजी क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब 25 में से 17-18 तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसको बनाने में मजा ही नहीं आ रहा था। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से स्थितिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है किसी वस्तु की स्थिति यानी पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जमीन है ये, अगर यहां से कोई वस्तु आप लोग कुछ ऊंचाई पे ले जाओ, उसकी स्थिति बदल दो, जैसे मान लो n द्रव्यमान की वस्तु है, उसको जमीन से h ऊंचाई पर ले गए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh। क्या पोटेंशियल एनर्जी का मान केवल वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है कि नहीं? कितनी ऊंचाई पर है, बेसिकली उसकी पोजीशन क्या है, इस पे भी निर्भर करता है? ये तो गलत हो जाएगा। इसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कैसे बात कर रहे हो सर? जैसे अभी यहां पर स्थिर ऊर्जा है, जैसे मैं छोड़ूंगा क्या ये गति करेगा क्या? यानी गतिज ऊर्जा है इसके पास में तभी गति कर रहा है, यानी स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है? ये भी गलत है। क्लियर है? अब बोलेंगे कि सर ग्राउंड लेवल पे यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी क्योंकि जमीन से कुछ हाइट पे है ही नहीं। दोस्तों गलत बात है ये, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि आप अमीर हो या गरीब हो, या मैं बोलूं आपके पास ज्यादा पैसे है कम पैसे है, मुझे ये बताओ, कमेंट करके बताओ सब, आपके पास में ज्यादा पैसे हैं कम पैसे हैं? गुरुजी पैसे कहां हैं, हम तो स्टूडेंट है। बिल्कुल सही बात है यार, सही बात कर रहे हो आप। मान लीजिए आपके पास मकान वगैरह सब मिला के मान लेते हैं आपके पास में 10 लाख रुपए, केवल मकान की वैल्यू भी आ गई, सब आ गई इसमें, आपके कोई सोने चांदी का कुछ आइटम हो, सब आ गया, मान लो 10 लाख रुपए। दोस्तों जो व्यक्ति रोड पे बैठा है, जिसके पास में ये भी नहीं पता कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोस्तों उससे तो क्या ज्यादा है ना आपके पास में। अगर बात करें भाई साहब मुकेश अंबानी से कंपेयर करोगे, किसी और ऐसे व्यक्ति से करोगे यार, तो उससे तो काफी कम है। बहुत बढ़िया। सिमिलरली क्या होता है, देखो आपने क्या पूरा पढ़ा है क्या पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा कैसे आती है, मुझे बताओ। किसी वस्तु को अगर मान लो मैं यहां से h ऊंचाई पे लेके जाऊं तो इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा क्या, वर्क करना पड़ेगा क्या? तो वर्क कर रहे हो आप यानी एनर्जी दे रहे हो, तो वही तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनी। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात मुझे बताओ, आप बोल रहे हो जमीन से h ऊंचाई पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, चलो ठीक है, मैंने फिर क्या करा, जमीन में खड्डा करा, खड्डा करके मैं इसको m द्रव्यमान की वस्तु को नीचे ले गया, तो फिर बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फिर बताओ यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जमीन से ऊंचाई पे नहीं, नीचाई पे, गहराई में। तो क्या मुझे इसको यहां पर ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ा क्या? नहीं, मैंने तो छोड़ा, अपने आप गया। तो दोस्तों इसका मान नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। आप लोग अगर जमीन को रेफरेंस मान रहे हो, इसको रेफरेंस मान रहे हो, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकती है। अगर आप मान लीजिए इसको रेफरेंस मान रहे हो तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। डिपेंड करता है आप रेफरेंस किसको मान रहे हो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलो यस और नो। अब ये क्वेश्चन क्या है, ऐसे नहीं बनते, जिसने अच्छे से सिलेबस कर रखा है ना, फिर उसके कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। कई बच्चे सोचते हैं ना मैं 200 क्वेश्चन कर लूं, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि यार 200 300 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन कर लो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी दिख जाएंगे लेकिन सॉल्व नहीं होंगे। आपको लगेगा हाँ यार ऐसा कुछ पढ़ा तो था, पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा। वो चीजें डेवलप कब आती है? जब आप लोग 5-6 महीने 7 महीने लगाते हो अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करने में, एक एक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। चलो सर एलपी के लिए कितने आवर सेल्फ स्टडी करना चाहिए? सेल्फ स्टडी का नहीं पता, लेकिन जब क्लास में पढ़ाया जाए ना तो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है, ये पहली चीज़ है। तो वो लगा नहीं रहे हो तो आप अब 100 घंटे पढ़ लो, 50 घंटे पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ आ जाओ। जब कॉपर ऑक्साइड, दोस्तों कॉपर ऑक्साइड है, इसको जब तनु यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाया तो आपको एक नीला हरा विलयन बनता है। अब मुझे यह नहीं पता कि यार इसका मतलब क्या था, बिना मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है।
आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन में पूछा गया कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है। दोस्तों ये ब्लैक कलर का होता है। ये बिना मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी चीजें दी गई है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म यार। क्यों दिमाग लगा रहे हो आप? ठीक है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सर ये मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये बताओ तुमसे बनाता नहीं बनाता आप लोगों से? आ जाओ। कौन सा लवण पानी में घुलने पर 7 से अधिक पीएच वाला विलयन बनाएगा? देखो, पानी ना अम्लीय होता है ना उदासीन होता है। अगर पानी में मैं कोई एसिडिक यानी अम्लीय प्रकृति का कोई पदार्थ डालूंगा तो ये जो विलयन होगा अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर पानी में मैं कोई बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का पदार्थ डालूंगा तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। वेरी गुड। तो कौन सा सॉल्ट पानी में घुलने पर 7 से अधिक पीएच वाला विलयन देगा यानी क्षारीय विलयन देगा? तो बेसिकली आपको कौन सा सॉल्ट, कौन सा लवण चुनना है जो कि क्षारीय प्रकृति का हो। अब सर कैसे चुने? देखो, आप लोगों को पता है कोई भी सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस से बनता है। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, लवण बनता है। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का बनेगा। अगर वीक एसिड हो, दुर्बल अम्ल हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर दोनों आप लोगों के स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो आप लोगों का कैसा बनेगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। या वीक एसिड हो, वीक बेस हो, तब भी सॉल्ट न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। दोस्तों सोडियम क्लोराइड की बात करें, यह बनता है HCl और NaOH से। यह आपका प्रबल अम्ल है, यह प्रबल क्षार है। तो यह जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। यार इसको तो हटा दूं क्या मैं? क्लियर है? बोलो यस और नो। चलिए बात करते हैं ऑप्शन। सोडियम एसीटेट कब बनता है? देखो, जब आप लोग रिएक्शन करवाते हो एसिटिक एसिड CH3COOH की रिएक्शन करवाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, ये दुर्बल अम्ल है, तो इससे आप लोगों का ये वाला सॉल्ट बनता है, ये वाला लवण बनता है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे बोलो, आ रही है बात समझ में? कोई परेशानी है क्या? अब ये आप लोगों का बनता है HCl और NH4OH से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है, दुर्बल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है। तो ये आप लोगों का अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा, ना कि क्षारीय प्रकृति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ दोस्तों आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। आप लोगों को यहां पर बताना है जो फसल है उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी चुन्नू जी। फिर बड़ा नहीं होगा क्या? और ठीक है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप लोग बोलोगे सर ये कोई मान लो फसल है, मुझे नहीं पता किसकी फसल है, बहुत बढ़िया। आप लोग बोलोगे सर ये कोई दूसरी फसल लग रही है, ये इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो मुझे मिक्स क्रॉपिंग लगेगी, मिश्रित खेती। जब एक से अधिक फसल को हम लोग उगाते हैं एक साथ तो सर इसको मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, कितनी बार बता दिया, मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इंटर क्रॉपिंग में एक फिक्स पैटर्न में, जैसे आप लोग एक छोटी चीज बताओ, है ना, एक स्कूल है उसमें 8th क्लास के बच्चे भी हैं, 9th क्लास के बच्चे भी है, 10th क्लास के बच्चे भी है। 8th क्लास के बच्चों की क्लास अलग है, 9th क्लास के बच्चों की क्लास अलग है, 10th क्लास के बच्चों की क्लास अलग है। तो कुछ फंक्शन हुआ, वहां पर एक हॉल में बुलाया गया, किनको? इन बच्चों को। अब मान लो चेयर लगी होती, सबको बोल दिया जहां बैठना है वहां बैठ जाओ। मान लो 8th क्लास का एक बच्चा इधर बैठा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 9th क्लास का एक बच्चा इधर 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 इधर, 10th क्लास का एक बच्चा, मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अगर मान लो ऐसा मैं बोलूं कि पहली रो में 8th क्लास के बैठेंगे, सेकंड में 9th के, फिर 10th के, फिर वापस 8th के, 9th के, 10th के, तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है।
जैसे ये वाली फसल की पहली 2 लेयर, फिर इसकी 2 लेयर, फिर इसकी 2 लेयर, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो डेट इज इंटरक्रॉपिंग। दोस्तों बताओ, और ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ये वाला इंटरक्रॉपिंग का, बताओ ऐसे नहीं होता भैया सिलेक्शन, ऐसे हो जाता है कि सिलेक्शन बच्चों को खेल है क्या सिलेक्शन, कि माय ड्रीम जॉब इज एएलपी, माय ड्रीम जॉब इज टेक्नीशियन, और हा 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 करते रहो पूरी क्लास में, ऐसे नहीं होता है। चले आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसका। दोस्तों एक वायर है, एक तार है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसके प्रतिरोध का मान दिया हुआ है आर। आपने क्या करा, इसको आपने इसको 7 भागों में बांट दिया, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, है ना। तो देखो ये एक पार्ट ये हो गया, एक ही 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 हो गया, 7 पार्ट में इसको बांट दिया। दोस्तों आपको पता है प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, तो अब जैसे मैं बात करूं इस एक पार्ट का कितना हो जाएगा, R/7 हो जाएगा, दूसरे का इसका भी R/7 हो जाएगा, तीसरे का इसका भी R/7 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। अब आपने इनको पैरेलल में जोड़ दिया, यानी समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो फॉर एग्जांपल ये पहला जो प्रतिरोध है ये है R/7 ओम इसका प्रतिरोध है, इसी के पैरेलल में, इसी के समांतर में आपने दूसरा जोड़ दिया, इसी के पैरेलल में आपने तीसरा जोड़ दिया, इसी के पैरेलल में चौथा जोड़ दिया, फिर पांचवा जोड़ दिया, फिर छठा जोड़ दिया, फिर सातवां जोड़ दिया। तो अगर मैं पूछूं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आप लोगों को सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे कर करके तो प्लस 1/R7 तक लेके जाना है। कोई दिक्कत है क्या। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1। पहला प्रतिरोध कितना है, R/7, तो ये R/7 7 ऊपर चला जाएगा, ऐसे कर करके 7 आएंगे तो मैं सीधे 7 से गुना कर दूं, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 49/R। तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, R/49। बोला जा रहा है जब आपने समांतर क्रम में जोड़ा तो जो समतुल्य प्रतिरोध आया उसको मान लो आप R' मान लिया। तो बोला जा रहा है R/R' का मान क्या होगा, R/R' का मान कितना होगा, तो R' का मान कितना आया है, R/49, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, 49 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोलो बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था, क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था, बोलो। ठीक है, आ रहा है मजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, सैल्यूट है जिस भी व्यक्ति ने ये क्वेश्चन बनाया, उनको सैल्यूट है, सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है। दोस्तों आपके पास में एक क्यूब है, एक घन है, ठीक है, इसकी भुजा भी दे दी आपको A। ये जिस पदार्थ का बना हुआ है, मुझे नहीं पता कॉपर का बना हुआ है, सिल्वर का बना हुआ है, मुझे नहीं पता, जिस भी पदार्थ का बना हुआ है उसकी प्रतिरोधकता दी गई है, रो है। तो घन के दो विपरीत फलक के बीच में प्रतिरोध कितना होगा। जैसे मान लीजिए एक फेस ये मान लो, एक फलक ये मान लो, और एक फलक ये मान लो, ठीक है। तो इसको आप A बोल दो, इसको B बोल दो, तो इनके बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। दोस्तों आप लोग मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या होगा, या इन दो बिंदु के बीच का प्रतिरोध कितना है, या इसका, तो आप कैसे निकालते हो, फॉर्मूला क्या लगाते हो, रजिस्टिविटी इंटू लेंथ बट्टे एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो वही फॉर्मूला इधर लगा दो, प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता गुना लंबाई है, लंबाई कितनी हो गई A बट्टे एरिया, एरिया ये लेना है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो कितना हो जाएगा A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। तो एक से ये कटा, रो बट्टे A आएगा, बताओ ऑप्शन नंबर डी। तार खुल गए दिमाग के, बोले सर बहुत टफ आ गया, बिल्कुल आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, टफ नहीं बोलोगे आप, कॉन्सेप्चुअल है, जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो बना लेगा, नहीं ही हु हा करते हुए बाहर आ जाओगे आप, है ना। साइंस का तुमने मजाक उड़ा रखा है ना बहुत।
तुमने साइंस को क्या है, हलवा समझ रखा है, मजाक बना रखा है कि नहीं बिना पढ़े ही हो जाती है। तो अभी तो देखो टेक्नीशियन का एग्जाम में नहीं तुम्हारे दिमाग के तार खोल के रख देना, वो वैसे ही आने चाहिए। पिछली बार एलपी और टेक्नीशियन के क्या क्वेश्चन पूछ लिए, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल बच्चों वाले। कोई लेवल था वो, महा बकवास लेवल था जो 2024 में एलपी टेक्नीशियन का पूछा गया, आरआरबी जे का, कोई लेवल ही नहीं था। ये देखो, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि शिफ्ट में 25 में से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ कुछ शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए अच्छे अच्छे, कुछ कुछ शिफ्ट में, बाकी कुछ शिफ्ट में तो बिल्कुल ही लल्लू 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 है। आ जाओ, चलिए बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आएगा आपको। किस गाय की नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है? दोस्तों गाय की अलग अलग नस्ल होती है दोस्तों। कुछ नस्ल होती है जो दूध काफी ज्यादा देती है, मतलब जिनका लैक्टेशन पीरियड काफी ज्यादा होता है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या है? जब वो बछड़े को जन्म देती है, कार्व को जन्म देती है, उसके बाद में गाय के बॉडी में क्या बनता है? दूध बनता है। तो कितने समय के लिए बन रहा है? 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। तो उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड जितना ज्यादा होगा, दूध हम लोगों को ज्यादा मिलेगा ना। तो अगर मैं बोलूं लैक्टेशन पीरियड किसका ज्यादा होता है, तो 2 एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है। लैक्टेशन पीरियड किसका ज्यादा होता है? एक तो जर्सी नाम की गाय होती है और एक ब्राउन स्विस। दोस्तों 2 गाय ऐसी है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होती है, मतलब इजीली बीमार नहीं पड़ती है ना। दोनों भारत की है, लोकल है। दोस्तों नाम क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा रेड सिंधी, एक रेड सिंधी और एक साहीवाल। आगे बात समझ में? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो, चलिए आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शानदार क्वेश्चन था। कम से कम मुझे ये 100 बच्चों ने भेजा कि सर इसको चैलेंज कर दूं क्या, चैलेंज कर दूं क्या, चैलेंज कर दूं क्या। सर चैलेंज कर दूं क्या? आप देखो क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाएंगे हम, इसके अलावा हमको कुछ आता ही नहीं है, कॉमन सेंस लगाएंगे। बोला जा रहा है एक वस्तु का भार चंद्रमा की सतह पर इतना है। आप लोग बोलोगे सर भार यानी वेट का मात्रक तो न्यूटन होता है। यार मैं बोलूं लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, तो आप लोग मुझे गोली मार दोगे क्या कि सर लंबाई का मात्रक तो मीटर होता है। मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, एमएम भी होता है। ठीक है, एक मात्रक है 60 किलोग्राम भार। सर ये क्या है समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं मत आन दो। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार इतना है, तो पृथ्वी की सतह पर कितना होगा उस वस्तु का द्रव्यमान और भार? मुझे पता है किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर जितना होता है चंद्रमा पर उसका बट्टे 6 ही होता है, या मैं बोलूं चंद्रमा पर जितना है पृथ्वी पर 6 गुना होगा। तो अगर चंद्रमा की सतह पे इतना भार है तो पृथ्वी पे क्या कर लो, 6 से गुना कर लो। 60 किलोग्राम भार बोल रहे हो ना, तो 6 से गुना कर लो, 360 किलोग्राम, 60 किलोग्राम वेट बोल रहे हो ना। ठीक है, तो 6 से गुना कर लो, 360 किलोग्राम वेट, 360 किलोग्राम वेट, 360 किलोग्राम वेट, 360 किलोग्राम वेट। तो क्या एक ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो क्या, मुझे बताओ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी वस्तु का भार क्या होता है? उसका द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण। तो पृथ्वी पर अगर भार निकालना है तो पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है गुना पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कितना है। ये कितना है, कितना आ गया आप लोगों का? 360 किलोग्राम वेट आ गया। कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या सर? मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं दोस्तों, 4 किलोग्राम द्रव्यमान है किसी वस्तु का, 4 किलोग्राम है, उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसका भार क्या होगा? आप क्या बोलोगे? m इंटू जी। m का मान है 4, स्मॉल g का मान पृथ्वी पे 9.8 होता है। अगर 10 मानो तो क्या 40 न्यूटन आ जाएगा क्या? बोलो, कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहां पर कोई दिक्कत है क्या? दोस्तों मान लो मुझे बोलना है इसका वेट यानी भार क्या होगा, भार। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या इसका वेट होगा 4 किलोग्राम वेट? इसका मतलब क्या है कि 4 किलोग्राम का जितना वेट होता है उतना होगा। अब 4 किलोग्राम का कैसे निकालेंगे उसको? 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉल जी से। बोलो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बोलो कि इसका वेट यानी इसका भार क्या होगा? मैंने लिख दिया 4 किलोग्राम वेट है, बस इतना लिख दिया 4 किलोग्राम वेट। तो वेट का मान आपको इतना दिया हुआ है,
ये किसके बराबर होता है? m इंटू जी के, तो m इंटू जी के बराबर कर दो, तो m का मान कितना आ जाएगा? 360 में भाग लगा दो, स्मॉल जी का मान दिया हुआ है 10, तो कट जाएगा 36। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, तो क्या 36 आंसर आ जाएगा क्या? बोलो, कोई समस्या है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा यार एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? हाँ दोस्तों बताओ। इसमें गड़बड़ करी है मैंने कुछ, इसमें मैंने एक गड़बड़ कर दी, बताओ क्या गड़बड़ कर दी? एक गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 36 है, अगर उसका मास है 36 किलोग्राम, तो वेट कितना होगा? तो वेट को क्या मैं बोल सकता हूं कि 36 किलोग्राम वेट। तो अगर वेट आप लोगों का 360 किलोग्राम बोला जा रहा है, तो उसका द्रव्यमान 360 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। गलत क्यों कर रहे हो? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है? ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा। क्लियर? इसका आंसर ए होगा। तो स्मॉल जी से भाग मत लगाओ ये, ठीक है? ए होगा। कैसे होगा मैं फिर से बताता हूं। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, तो उसका वेट क्या होगा? क्या उसको 4 किलोग्राम वेट बोल सकते हैं क्या? तो अगर 4 किलोग्राम वेट है तो उसका द्रव्यमान 4 किलो होगा। तो आपने वेट यानी भार तो निकाल दिया 360 किलोग्राम वेट, तो द्रव्यमान कितना होगा? 360 होगा ना। ऑप्शन नंबर ए होगा, और रेलवे ने यही आंसर दिया इसका। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है, यहां पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये किसका स्ट्रक्चर है? फॉर्मूला बताओ। देखो आराम से करो, कोई टेंशन मत लो। देखो ये सी है, ये वाला कार्बन है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3 जुड़ा हुआ है। लो मैंने लिख दिया। अब इस कार्बन से ये CH3 तीन जुड़े हुए हैं, 3 CH3 जुड़े हुए हैं। लो ये स्ट्रक्चर हो गया। बताओ बताओ। अब इसका आप लोगों को नाम बताना है, तो कैसे नामकरण करेंगे? आप लोग सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लो जिसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए, है ना? तो क्या मैं ये चुन लूं क्या? इसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ गए, और एक एंड से शुरू होते हुए दूसरे एंड पे जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी ऐसे चल जाओ, फिर ऐसे चल जाओ, फिर ऐसे चल जाओ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 अगर कार्बन है तो 3 कार्बन वाले के लिए आप लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हो? मैथ करते हो, एथ करते हो, प्रोप करते हो? क्या करते हैं सर? प्रोप करते हैं। तो मैंने लिख दूं प्रोप। ये रूट वर्ड हो गया, मूल शब्द हो गया। दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। गुरुजी एल्केन है, तो जब एल्केन होते हैं तो प्रत्यय लगाते हैं ANE। बहुत बढ़िया। अब आपने ये तो बता दिया, लेकिन इससे कुछ निकला हुआ भी तो इसके बारे में तो बताना है। तो नंबरिंग करो सबसे पहले। नंबरिंग कहां से करनी है? 1 2 3 ऐसे करूं या 1 2 3 ऐसे करूं? जहां से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो पास पड़े। अगर यहां से करोगे तब भी दूसरे नंबर पे, यहां से करोगे तब भी दूसरे नंबर पे, तो कहीं से भी कर लो। तो दूसरे नंबर पे ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है CH3, और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मिथाइल या मैथिल बोल सकते हो, है ना? तो ये दूसरे नंबर के कार्बन पे एक मैथिल ये रहा, एक मैथिल ये रहा, तो 2 है, और दोनों 2 नंबर पे है, तो इसको बोलेंगे 2,2, क्योंकि 2 नंबर पे है, एक और 2 नंबर पे है, 2 बार आ रहा है, तो डाई मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? चले आगे, बताओ बताओ। दोस्तों सिंबल क्या बताता है? जैसे हाइड्रोजन का सिंबल है ये, सोडियम का है ये, कार्बन का है ये, तो ये सिंबल क्या बताते हैं? हाइड्रोजन के एटम को दर्शाते हैं ये। जैसे सोडियम, जैसे मैंने बोल दिया कि NaCl, तो Na सोडियम के एटम का सिंबल है, क्लोरीन ये Cl है जो क्लोरीन के एटम का सिंबल है। इसका मतलब 2 एटम एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये एटम किसी तत्व के परमाणु को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है?
अरे यार सी आंसर दोगे क्या? इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं कर रखी, इतनी बार करवा दिया मैंने। चलो आ जाओ। अरे सिंबल ये थोड़ी होता है, कार्बन का सिंबल ये थोड़ी होता है, नहीं, कार्बन का सिंबल तो सी होता है, नाइट्रोजन का सिंबल एन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे ने दिया था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग रेलवे का ये आंसर गलत है। रेलवे का गलत है, क्यों है अभी आप देखो क्या आंसर होना चाहिए, आपको पता पड़ जाएगा। बताओ कौन सी अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल के अम्लीय स्वभाव को दर्शाती है? एथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। तो दोस्तों 4 रिएक्शन दी गई है, किससे पता पड़ रहा है ये एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है? मेरे प्यारे दोस्तों जब एसिड की रिएक्शन आप लोग मेटल से करवाते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? क्या सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है क्या? बिल्कुल। और दोस्तों एसिड की रिएक्शन जब बेस से करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये एसिड की विशेषता है। तो इसकी रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हो तो एक सॉल्ट और वाटर बन रहा है, तो हां सर ये बात सही है। लेकिन दोस्तों इसकी रिएक्शन जब किसी मेटल से करवा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस बन रही है, यार ये बात भी तो सही है, दोनों ही है। रेलवे ने इसका आंसर डी दिया है, लेकिन दोस्तों बी भी होना चाहिए, बी और डी दोनों होने चाहिए। एक बच्चे ने भेजा था, उसको मैंने बोल दिया था कि हाँ ये चैलेंज करो आप, बी और डी दोनों होने चाहिए। बोलो सही बोल रहा हूं मैं? चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। एक कार समान वेग से चलती है। दोस्तों एक कार है, वो चल रही है, उसका वेग का मान फिक्स है। मान लो अगर 10 मीटर पर सेकंड पहले था तो इसका भी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो अगर बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या आएगा? तो वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, समय के साथ में एक जैसी है, ऐसा आएगा ग्राफ। तो इसका कोई स्लोप होगा क्या? ढाल? अरे इस पे बैठोगे गिरोगे क्या? नहीं, इस ग्राफ का ढाल क्या होगा? जीरो होगा यार, सिंपल सी चीज है, क्यों दिमाग लगाना। चलो आ जाओ दोस्तों, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, टेंशन मत लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। बात छोटे बड़े कॉन्सेप्ट की नहीं है, बात है जो चीजें आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है तो वो तो आपके लिए बाहर ही है, ठीक है। बात छोटे और बड़े क्वेश्चन की नहीं है। आ जाओ दोस्तों, एक पार्टिकल है, जैसे एक सर्किल है, एक वृत्त है जिसकी रेडियस त्रिज्या दे रखी है 1.5 मीटर, या मैं बोल सकता हूं 3/2 मीटर। एक पार्टिकल है, एक कण जो ऐसे गति कर रहा है, इसमें गति कर रहा है, तो उसकी एक तो लीनियर वेलोसिटी होगी, रेखीय वेग होगा। भाई किस वेलोसिटी जा रहा है, यहां पर वेग कितना था, यहां पर कितना था, यहां पर, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होगा? जैसे मान लो वो यहां से यहां पर गया तो कितने का कोण बनाया, कितने का एंगल बनाया, बट्टे कितने समय में बनाया। दोस्तों लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग क्या होता है? रेखीय वेग क्या होता है? जैसे मान लो कितना विस्थापन करा उसने, कितना विस्थापन करा, कितने समय में करा। तो आप लोग याद रखना, लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस के बराबर होती है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन साफ बोल दिया आउट ऑफ सिलेबस आपके नहीं है कहीं पर भी एनसीईआरटी में ये चीज। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग का अनुपात बताओ। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो आपको बताना है। ये किसी आर के बराबर हो जाएगा। आर रेडियस कितनी दी गई है? 1.5 मीटर, या 1.5 को 3/2 बोल दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो समझ में आई नहीं आई? अब ऐसे परेशान मत हो जाना, सर एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है यार पूछ लिया, क्या कर सकते हैं, एक नहीं बहुत सारा है, लेकिन सारे एक शिफ्ट में नहीं आए। ऐसे नहीं कि मान लो फॉर एग्जांपल रेलवे ने इस बार 50 क्वेश्चन पूछे जो आउट ऑफ सिलेबस है, अब ऐसे उसको दिमाग में रखना सर आउट ऑफ सिलेबस 50, वो एक शिफ्ट में तो आए नहीं, किसी की शिफ्ट में एक आ गया, किसी के में नहीं आया। अब आप मान लो उस 25 में से उस एक क्वेश्चन के लिए टेंशन लोगे नहीं, आपको पहले वो देखो क्या चॉइस क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो जो सिलेबस से पूछे हैं। बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या?
हमारा जो मानव मस्तिष्क है वो हमेशा नेगेटिविटी की ओर भागता है। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि यार, लेकिन पहले आप ये करो क्या मेरा सिलेबस पूरा है क्या, तो आपको वही करना है, उसके अलावा आप कर नहीं सकते तो कुछ भी पूछ लेगा, तो आप उस पर फोकस करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैव आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की प्रक्रिया से जो कीटनाशक होंगे, पेस्टिसाइड, आपको कहां पर ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी जैविक आवर्धन क्या है, एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर केमिकल यानी रसायन का मान बढ़ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घास में कुछ डाला, केमिकल डाल दिया, इसको खाएगा कौन, बहुत सारे टिड्डे खाएंगे, तो टिड्डे की बॉडी में चला जाएगा, एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। फिर टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक खाएगा, मेंढक की बॉडी में आ जाएगा। अब मेंढक को दोस्तों जो खाएगा उसकी बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि वो मान लो मेंढक भी खा रहा है या कोई और जीव भी खा रहा है, तो कितने सारों को खा रहा है वो, तो उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा होगा। जो सबसे ऊपर पोषक स्तर पे बैठा होगा वहां पर सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है, चलिए चलिए आंसर करते हैं इसका। सर 101 सेट का वन शॉट वीडियो बना दो, हाँ है ना, मतलब तुम्हारे पे क्या बहुत प्यार आता है, लेकिन कई बार 2-4 बच्चे पर ऐसा गुस्सा आता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि जो मतलब उनको ये समझ में आ जाता है वो स्टूडेंट है ही नहीं। 101 का वन शॉट वीडियो बना दो, ये एक 25 क्वेश्चन कराने में 1 घंटा लगता है, इसका कंटेंट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, क्वेश्चन को एक एक टाइप करना वगैरह, ये तो आप मुझे खुद कॉमन सेंस लगा के बता दो। ऐसे नहीं कि आपको मैंने 101 सेट की दे दी, हाँ गुरुजी मैं कर रहा हूँ, खुद से कुछ करो, नहीं हमको ये दे दो वो दे दो, तो भाई करवाऊंगा, टाइम तो दोगे ना मुझे यार। मैं तो साइंस का जो निर्माण बैच है उसको पूरा कराने में दोस्तों लगभग 6 से 8 महीने लगता है। आप तो कल आके बोल दोगे कि नहीं सर मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, मुझे 1 दिन में करा दो पूरा, बातें ही आप ऐसे ही करते हो। आप फिर क्या करा जाए तुम्हारे साथ में। किसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। देखो दोस्तों कार्बन, आपका ये वाला कार्बन भी पाया जाता है, ये वाला कार्बन भी पाया जाता है, सबसे कॉमन कौन सा है, ये वाला, तो कार्बन के बारे में मैंने लिख दिया ये, ठीक है। लिथियम आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, द्रव्यमान संख्या होती है 7, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, द्रव्यमान संख्या होती है 4। चलो और कौन बचा, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, ठीक है। बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 होता है। क्लियर है। बात करते हैं सर इनकी द्रव्यमान संख्या। अगर आप मतलब जैसे मैं पूछूं कार्बन में न्यूट्रॉन कितना है, तो ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये होता है प्रोटॉन की संख्या, तो 12 में से 6 गए तो 6, तो कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 से सबके निकाल लो। चलो मैंने सबके लिख दिया। हीलियम का एटॉमिक नंबर लिख दिया 2, द्रव्यमान संख्या 4, लिथियम का लिख दिया 3 7, बेरिलियम का होता है 4, परमाणु क्रमांक, इस द्रव्यमान संख्या 9, इसका परमाणु क्रमांक 5, कार्बन का 6, कार्बन की द्रव्यमान संख्या ये, बोरोन की द्रव्यमान संख्या 11, ये याद रखो। तो देखो 11 में से 5 गया 6, 12 में से 6 गया 6, यानी अगर बोरोन और कार्बन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, क्या ऑप्शन में दिए हुए क्या, ऑप्शन नंबर बी पे लगा दो, ठीक है। आ जाओ, क्लियर है, बताओ। बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया, मजा आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए रेलवे में, शानदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जो रट रट के जाते हैं ना उनका तो दिमाग खराब हो जाएगा जब ये क्वेश्चन देखोगे, और जो सिंपल समझ के जाते हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पहले मुझे बताओ, क्या मैं इसको x दिशा बोल दूं क्या, प्लस x दिशा, और इसको मैं माइनस x बोल दूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी चीज है। इसको अगर मैं प्लस y दिशा बोलूं और इसको मैं माइनस y दिशा बोलूं, कोई दिक्कत है क्या। अब z दिशा कहां पर होती है,
जैसे ये x हो गई, ये y, z क्या होगी बाहर आते हुए, मैथ्स में पढ़ा होगा, कोई दिक्कत है क्या? तो जैसे मान लो ये x है, ये माइनस एक्स है, प्लस y, तो ये बाहर आता हुआ है ना, तो ये बाहर आता हुआ है ना, मैं ला नहीं सकता बाहर, प्लस z, और ये अंदर जाता हुआ माइनस z। ध्यान से आप लोग समझो, एक सीधा चालक है, मतलब एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है प्लस x दिशा में, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने इस वायर को एक ऐसी जगह रखा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है। तो देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये, और यहां पर आपने वायर रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसकी दिशा है ये, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये। तो जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप लोग किसी वायर को रखोगे तो उस पर बल लगेगा, फोर्स लगेगा, तो किस दिशा में बल लगेगा, ये किस दिशा में गति करेगा, ये आपको बताना है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करना है। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड के थंब को, इस वाले फिंगर को और मिडल फिंगर को आपस में 90 डिग्री के कोण पे रखो, आपस में 90 डिग्री के कोण पे रखो। जैसे इस ये 90 डिग्री कोण पे हो गया, ये और ये 90 डिग्री कोण पे हो गया, क्लियर, ये और ये 90 डिग्री कोण पे हो गया। तो इस वाली फिंगर को रखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो मैंने रख दिया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। इस वाली फिंगर को रखो करंट की डायरेक्शन में, लो मैंने रख दिया इसको करंट की डायरेक्शन में, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। थंब कहां पर है, बाहर की ओर है, यानी इस पे बल कहां पर लगेगा, बाहर, प्लस जेड दिशा में। बताओ बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था? और दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों से बोलूंगा, है ना, ये छोटी सी सीख मान लो, कुछ भी, अगर कोई भी आपको आपकी कमी बताए ना, तो वो सबसे पॉजिटिव चीज़ है। आप लोग, हम क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। जैसे मान लो मेरे को किसी ने बोल दिया यार आप ये मैं गुस्सा हो गया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, आप उसको एक्सेप्ट करिए, यार थैंक यू यार, तूने एटलीस्ट मेरी कमी तो बताई, जिससे मुझे पता तो होना चाहिए ना कि यार मेरे में क्या कमी है, और जिससे मैं सुधार कर पाऊँ। अगर मान लो सभी आप लोगों से मीठी मीठी बातें करेंगे तो फिर तो मज़ा आएगा कि आपकी कोई कमी आपको पता ही नहीं पड़ पाएगा। तो कई बार मैं क्या करता हूँ, गुस्सा करता हूँ, यार तुम रिवीजन नहीं करते ही है, तो कई बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, सर आप डांट देते हो। अरे उसको एक्सेप्ट करो यार, समझ रहे हो, मैं तो क्या तो मक्खन जैसी बातें कर लूंगा, लेकिन आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो, सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो। अभी जैसे पाकिस्तान के एक जो मोहम्मद आमिर, जो कि फास्ट बॉलर थे, काफ़ी शानदार फास्ट बॉलर थे, वो तो अपने उसमें उनका करियर खराब हो गया उस चीज़ में जो उन्होंने करा। लेकिन यार वो कभी भी है ना, जैसे मतलब विराट कोहली के बारे में इतना अच्छा बोलता है, हमेशा शानदार चीज कि यार विराट कोहली किंग है यार, मतलब उसका कंपेयर ही नहीं है, किसी से भी नहीं है। मतलब उन्हीं के लोगों ने पूछा बाबर आजम और विराट कोहली, वो साहब बोलता है कहाँ कंपेयर कर रहे हो यार, विराट कोहली किंग है, रोहित शर्मा वो है। अब उसने बोल दिया कि यार मेरे को लगता है कि यार इंडिया से अच्छी टीम वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका है। अपने इंडिया के जितने भी कमेंटेटर है उस पर वीडियो, अरे हम बताएंगे ये, अरे भाई सही तो बोला क्या गलत बोला बताओ, एक्सेप्ट करो यार कि हाँ भाई दुख हारने का अपन सबको है, इंडिया का हारने का, लेकिन ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। क्या खेले हैं यार वो, कहाँ वेस्ट साउथ अफ्रीका क्या शानदार खेली, कल आप देख लो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का कैसे मार रहे हैं वो। तो एक्सेप्ट करना, उसमें क्या दिक्कत है यार कि हाँ यार सुधारो, उसमें क्या है। अपने इंडिया के सारे भाई साहब आ गए, अरे भाई तुमने कैसे बोल दिया, तुमने कैसे बोल दिया, तुम्हारी टीम देख लो। अरे उसकी टीम छोड़ो, उसने अपने बारे में बोला, वो ठीक है कि यार उसने बोला यार अभिषेक शर्मा है ना, मेरे को तो वो लगता है, और वो इस्तेमाल नहीं कर रहा कि लपेटू लगता है कि भाई हर बॉल को, उसने बोला स्लॉगर, स्लॉगर का मतलब एक अच्छा वर्ड यूज़ करा कि यार मतलब हर बॉल को लपेट रहा है वगैरह, ये तो ठीक है यार, उसमें क्या है। और अपन भी चलो एक मैच हारे हैं, लेकिन अपनी इंडिया टीम को अपने सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसे सब मत बोलो आप, बेचारे एक मैच हार गए, उन पर सब छड़ गए, जी फी भी। अरे ठीक है यार, एक मैच हारे हैं, अपन 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, अभी एशिया कप भी जीते हैं, 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो ऐसे मत करो, अगर अपनी टीम है अपन को सपोर्ट करना है, कोई बात नहीं है। अब एक मैच खराब गया उनका। गोल्जी तंत्र या गोल्जी काय को बनाने वाली चपटी एक के ऊपर एक रखी थैलियों को क्या बोलते हैं? दोस्तों कोशिका के अंदर अलग अलग कोशिकांग होते हैं, उसमें होता है गोल्जी काय। गोल्जी काय अगर आप लोग देखोगे ना, ऐसा लगेगा ये एक कोई थैली है, इसके ऊपर एक और थैली रखी हुई है, एक और थैली रखी हुई है, ऐसे करके पूरा गोल्जी उपकरण बनता है। तो ये जो थैली एक के ऊपर एक, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, चलिए आ जाओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों एक कुंडली है जिसमें एक घेरा है, मतलब आप मान लो वायर को ऐसे घुमा के अपने बना रखा है, ठीक है।
इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। इसमें मान लो करंट फ्लो हो रही है आई, और करंट फ्लो होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मान लेते हैं यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान कितना है, बी है। आप मुझे बताओ अगर वायर में करंट का मान ज्यादा होगा तो क्या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ। ज्यादा होगा सर। अब मुझे बताओ अगर मैंने वायर बड़ा लिया तो क्या यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा या ज्यादा होगा। दोस्तों क्या कहीं ना कहीं वायर से दूरी बढ़ गई ना। यहां पर तो क्या है, जब छोटा आपका वायर था या मैं बोलूं छोटा सर्किल था तो यहां से सेंटर की दूरी कम थी। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि यार अगर आर का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होता है करंट के, और मैं बोल सकता हूं व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, आर के, त्रिज्या के। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जैसे मान लो दोस्तों ये तो एक घेरा है, आप एक और घेरा कर दोगे, एक और घेरा कर दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा ना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान किस पे डिपेंड करेगा, किसके समानुपाती होता है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी नंबर ऑफ घेरे के। बताओ। अब बताओ त्रिज्या आर की एक घेरे वाली कुंडली अपने केंद्र पर बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है दोस्तों। ये कोई कुंडली थी जिसकी त्रिज्या थी आर, जिसमें केवल एक ही घेरा था, एक ही टर्न था, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है यहां पर बी। अब यदि उसी तार को एन घेरों वाली कुंडली में बदल दिया जाए जहां प्रत्येक घेरे की त्रिज्या आर बट्टे एन है, आपने क्या कर दिया, त्रिज्या कम कर दी, बहुत कम कर दी। कितनी पहले आर थी, अब आर बाय एन कर दी। घेरों की संख्या बढ़ा दी बहुत ज्यादा, कितनी कर दी, एन कर दी। तो अब नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो देखो अगर आप लोग देखोगे नया चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, न्यू। तो आप लोग बोलोगे सर घेरों की संख्या बढ़ा दी, पहले मान लो एक घेरा था अब एन घेरा कर दिया, तो पहले जितना चुंबकीय क्षेत्र था, मान लो पहले ये था, तो अब क्या हो जाएगा सर, उसका एन गुना हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या। साथ में त्रिज्या भी कम कर दी, तो त्रिज्या कम कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। तो नया जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आर बट्टे एन क्या होगा, नीचे होगा, तो ये एन स्क्वायर आपको ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के एन स्क्वायर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दो तरीके से बढ़ा, एक तो आपने त्रिज्या कम कर दी, दूसरा घेरे बढ़ा दिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। बताओ। एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से सीधे पटरी पर चल रही है। दोस्तों जब भी कोई सीधे चलता है, चाल बोल दो वेग बोल दो बराबर है, तो पहले इसका वेग कितना था, 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, 5/18 से गुना करके। तो 54 कटा 18 से 3 बार में 5 दिया 15, तो 15 मीटर पर सेकंड था। 150 मीटर चलने के बाद में रुक जाते तो रुक जाएगी, फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। कितने समय में, 150 मीटर चलने के बाद में। तो आप लोगों को त्वरण का मान निकालना है, अभी निकालते हैं। तो लगाओ समीकरण, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v का मान है 0, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। u का मान है 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2 इंटू त्वरण का मान निकालना है। ये विस्थापन कितना हुआ इस दौरान, 150 मीटर हुआ। तो एक्सेलरेशन का मान कितना आएगा, -225 बटे 150 इंटू 2 300। दोस्तों सॉल्व करो कितना आएगा। रेलवे ने इसका आंसर गलत दिया था, मुझे पता है। मैंने एक बच्चे ने भेजा था तो मैंने बोला था चैलेंज करो आप इसको। ये गलत दिया था रेलवे ने, मुझे पता है अच्छे से। 225 बटे 300, तो ये -0.75 आएगा मान। अगर आप लोगों से परिमाण पूछा गया, मैग्नीट्यूड, चलो आप बोल सकते हो 0.75, तो ये आएगा। एक्चुअली में क्या है, इसका आंसर टाइपिंग में मिस्टेक थी। उसमें जो रेलवे ने दिया था ना उसमें 75 लिखा हुआ था, उनकी टाइपिंग मिस्टेक थी वो। रियल में 0.75 होगा। आगे बात समझ में। चलिए बताओ, नियोपेंटेन का, अब पेंटेन क्या है, 5 कार्बन वाला एक एल्केन है। अब देखो अगर 5 कार्बन ऐसे सीधी श्रृंखला में हो तो इसको हम लोग एन पेंटेन के नाम से भी जानते हैं। एन का मतलब नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मली तो ऐसा ही होगा दोस्तों। अगर 1 2 3 4 मान लो एक, इसको बोल देंगे आइसोपेंटेन, इसका नाम है इस वाले का आइसोपेंटेन। अगर बहुत ज्यादा ब्रांचेज होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग नियोपेंटेन। तो 1 2 3 4 5 मान लो ऐसे बहुत सारी शाखा है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग नियोपेंटेन। ठीक है,
तो ये CH3 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 CH3, तो आप लोग बोल सकते हो C के साथ में CH3 जुड़े हुए हैं, कितने, 4 जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? चलो आ जाओ। एकल आवृत्ति तथा कई आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनियां क्रमशः डैश कहलाती है। दोस्तों जो साउंड होता है ना, मान लो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज है मान लो, तो एक ही फ्रीक्वेंसी का साउंड है। अब मान लो आप गिटार भी बजा रहे हो, उससे अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड निकल रहा है, आप लोग हारमोनियम बजा रहे हो, उससे अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड निकल रहा है। तो एक ही फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं टोन, और जब मिक्सचर होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का तो उसको बोलते हैं नोट। ठीक है, तो नोट और इसको टोन, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला कहलाता है टोन, ना कि नोट, और मिक्सचर कहलाता है नोट। तो मिक्सचर नोट, और ये ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो गलत कर रहे हो ना, डी कर रहे हो। चलिए बताओ दोस्तों, इनमें से किसके स्ट्रक्चर में एक भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा आपको? प्रोपेनोइक अम्ल किसको बोलते हैं? जहां पर ये हो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो यहां पर तो होता ही है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होता ही है, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रोपेनॉन किसको बोलते हैं? किसके नामकरण में लास्ट में प्रत्यय में ऑन लगाते हैं? कीटोन में। और कीटोन में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहां से कुछ है ना, तो डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये प्रोपेनल होगा, नाल नहीं, प्रोपेनल। प्रोपेनॉल कब लगाते हैं? ऑल प्रत्यय कब लगाते हैं? जब एल्कोहल हो। और प्रोपेनल ये अल प्रत्यय कब लगाते हैं? जब एल्डिहाइड हो। एल्डिहाइड का मतलब CH हो। तो यहां पर क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहां से कार्बन ये हाइड्रोजन, यहां पर भी डबल बॉन्ड होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3 CH2 CH2OH, ये होता है। क्लियर है? तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, बाकी सब में आपको मिलेंगे। चलिए, HIV संक्रमण में विंडो पीरियड किसको बोलते हैं? देखिए दोस्तों, किसी की बॉडी में HIV वायरस आ गया तो आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाएगी, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। ऐसे नहीं कि आज वायरस आया तो कल ही एंटीबॉडीज बन गई, और आप टेस्ट करवाओगे और आपके ब्लड में एंटीबॉडीज पाई गई तो इसका मतलब आपके बॉडी में HIV वायरस आ गया। एंटीबॉडीज बनने में दोस्तों क्या लगता है? कुछ समय लगता है। तो जब तक पता नहीं लग रहा है या जब तक एंटीबॉडीज नहीं बन रही है उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन लेके आया, मजा आया नहीं आया? टेक्नीशियन का फाइनल पंच कल से शुरू कर दे, क्योंकि 10 दिन से ज्यादा नहीं बचे आपके टेक्नीशियन एग्जाम में, 10 दिन बचे हैं केवल। तो कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और मैं फिर से बता दूं कि 25 फरवरी आखिरी दिन है, कल फाइनल आप लोगों का ऑफर रहेगा, पूरा NCERT ओरिएंटेड है। तो और ये कूपन कोड है India200। तो प्ले स्टोर पे जाओगे, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करोगे, पेड कोर्स में निर्माण बैच में जाओगे, जब बाय नाउ करोगे कूपन कोड आप लोग को दिख जाएगा, इस्तेमाल आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मैंने लास्ट ईयर का बैच भी दे दिया अगर किसी को जल्दी पूरा करना है, वरना डेली आपकी 1 बजे क्लास चलती है। थैंक यू सो मच।